हमारा मुकाबला एक ऐसे मुल्क से है जिसके वसाइल हमसे 5-6 गुना बड़े हैं और जिसे इस बात से आर नहीं कि चाहे उसके अवाम भूख और अफलास से मर जाएं, लेकिन वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत बनकर उभरेगा। यह आवाज है उस महिला प्रधानमंत्री की जिन्होंने जब राजनीति में कदम रखा तो उनके स्वागत के लिए 30 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिनका नाम सुनते ही भ्रष्ट मंत्रियों से लेकर भ्रष्ट सैनिकों तक सभी खौफ खाते थे और जिन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद आज भी दुनिया की सबसे ताकतवर महिला प्रधानमंत्री माना जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी की तरह उनकी भी हत्या कर दी गई। हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो की। कश्मीर की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी रही है। 3 जंगें हुई हैं। पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट किया गया है। इसलिए जो पाकिस्तान को समझने की कोशिश करेगा वो पाकिस्तान की तारीख को पढ़ेगा। पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में लोगों द्वारा चुनी गई पहली महिला प्रधानमंत्री की हैसियत से बेनजीर भुट्टो का इतिहास में अपना अलग स्थान है। कोई उन्हें शहजादी कहता था तो कोई उन्हें पिंकी, मोहतरमा, बीबी या मिम्स साहिबा। पाकिस्तान में वो बिल्कुल परंपरावादी महिला होती जो अपने सिर हमेशा ढके रहती और विदेशी मेहमानों से भी कभी हाथ नहीं मिलाती। लेकिन ये वही महिला थी जिन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विदेशी कॉलेजों में पढ़ाई की थी, जहां से उन्होंने राजनीति, कूटनीति और संघर्ष का असली सबक सीखा। उनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो जो अपने समय में पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने पाकिस्तान को अपना पहला संविधान दिया, उन्होंने बेनजीर को हमेशा राजनीति में कदम रखने की ही शिक्षा दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेनजीर की जिंदगी में उतने ही राज छुपे थे जितनी शोहरत। जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में पाकिस्तान की सत्ता में वापसी करने वाली थीं, तब रावलपिंडी की सड़कों पर उनकी हत्या करवा दी गई और इस हत्या की साजिश में उन्हीं के पति का नाम भी उछला। तो कैसे बनी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर? कैसे हुई उनकी हत्या और उन्होंने अपनी हत्या से ठीक पहले क्या कहा था? जानेंगे ऐसे ही कुछ अनसुने अनकहे किस्से आज के इस वीडियो में, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। बेनजीर भुट्टो का जन्म 21 जून 1953 को कराची में हुआ था। उनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो उस दौर के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता माने जाते थे। वे पाकिस्तान के राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री बने और उन्हें पाकिस्तान का उसका पहला संविधान देने वाला शख्स भी कहा जाता है। ये वही वजह थी कि बेनजीर बचपन से ही बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं, राजनयिकों और विदेशों से आने वाले मेहमानों से मिलती जुलती रहीं। उनकी शुरुआती पढ़ाई कराची और फिर रावलपिंडी के कॉन्वेंट स्कूल से हुई, लेकिन 15 साल की उम्र में ही उन्होंने अमेरिका का रुख कर लिया, जहां उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रेडक्लिफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और वहां उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई की। इसके बाद बेनजीर इंग्लैंड चली गईं, जहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ फिलॉसफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स यानी PPE की डिग्री ली। ऑक्सफोर्ड में उन्हें प्रिंसेस बेनजीर कहा जाता था क्योंकि उनका रहन सहन और आलीशान आत्मविश्वास बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग था। लेकिन उनके जीवन का एक बेहद दिलचस्प किस्सा है साल 1972 का। उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बाद शिमला समझौते की बातचीत चल रही थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच मुलाकात होनी थी। इसी मौके पर बेनजीर भी अपने पिता के साथ भारत आईं। कहा जाता है कि दिल्ली और शिमला में जब उन्होंने पत्रकारों से बात की तो सब उनके आत्मविश्वास और तेवर देखकर हैरान रह गए। सिर्फ 19 साल की उम्र में ही वो एक सुलझी हुई नेता की तरह नजर आईं, जिसके बाद बेनजीर वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान की बात रखने लगी। मगर फिर आया साल 1977 जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने दोस्त जियाउल हक को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाया था। उसी ने मिलिट्री कूप कर दिया और जुल्फिकार की सरकार गिराकर खुद पाकिस्तान का तानाशाह बन गया। साथ ही जुल्फिकार अली भुट्टो को कई मामलों में गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवा दिया गया और अदालत ने भी उन्हें फांसी की सजा सुना दी। जब जुल्फिकार पाकिस्तान की जेल में कैद थे तब बेनजीर रोजाना उनसे मिलने जाती थी और उन्होंने अपने एक पत्रकार मित्र को बताया कि मेरी जिंदगी का सबसे दुखद पल
वो दिन था जब मैं अपने पिता से आखिरी बार मिली थी। और फिर 4 अप्रैल 1979 के दिन उन्हें फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि पाकिस्तान के तानाशाह जियाउल हक और खुफिया एजेंसीज ने जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के बाद एक फोटोग्राफर को उनके शव की तस्वीर लेने भेजा था, लेकिन चेहरे की नहीं बल्कि शरीर के अन्य हिस्से की, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि जुल्फिकार अली भुट्टो खतना किए हुए हैं कि नहीं। और यह हरकत पाकिस्तान की सियासत की सबसे शर्मनाक हरकतों में से एक मानी जाती है। दरअसल जुल्फिकार अली को लेकर विपक्ष हमेशा यह दावा करता था कि उन्हें इस्लामिक रीति रिवाज नहीं आते, वे नमाज भी ठीक से नहीं पढ़ पाते, लेकिन असल में पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने वाले ही जुल्फिकार थे। खैर, पिता की फांसी के बाद बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान से विदेश चली गईं, लेकिन उनके दिल में सिर्फ यही सपना था, पाकिस्तान लौटकर अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करना। दिसंबर 1985 में जनरल जियाउल हक ने मार्शल लॉ खत्म कर दिया, चुनाव करवाने की बात कही थी और 1986 में बेनजीर चुनाव की तैयारियों के लिए मुल्क वापस आईं। तब उनके स्वागत के लिए लाहौर की गलियों में 30 लाख लोग इकट्ठा हो गए। इकबाल चौक पर हुई वो रैली इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक रैली के तौर पर दर्ज है। पूरे शहर में सड़कों पर लोग ही लोग थे, नारों में आसमान गूंज रहा था, जियो भुट्टो जिए बेनजीर। यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान में राजनीति की ताजा हवा बहने की बात आ गई। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। जनरल जियाउल हक का तानाशाही शासन अभी भी जारी था। बेनजीर पर लगाम लगातार नजर रखी जा रही थी। उनकी रैलियों को रोका जाता और कई बार उन्हें हाउस अरेस्ट भी किया गया, मगर बेनजीर का जज्बा नहीं टूटा। उन्होंने साफ कहा था, मेरा मिशन लोकतंत्र की बहाली है, चाहे इसके लिए मुझे जान भी देनी पड़े। फिर किस्मत ने करवट ली। 1988 में एक रहस्यमयी हवाई दुर्घटना में जियाउल हक की मौत हो गई। पाकिस्तान की राजनीति में अचानक एक खालीपन पैदा हो गया। इसी मौके पर बेनजीर भुट्टो ने चुनावी मैदान में कदम रखा और नतीजा चौंकाने वाला था। बेनजीर की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। महज 35 साल की उम्र में वो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उस समय वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरे मुस्लिम जगत में पहली महिला प्रधानमंत्री थी। मगर सिर्फ 20 महीनों बाद 1990 में राष्ट्रपति गुलाम शाह खान ने अचानक उनकी सरकार बर्खास्त कर दी। कारण बताया गया भ्रष्टाचार। लेकिन बेनजीर ने हार नहीं मानी। वे विपक्ष में बैठी और 1993 के चुनाव में एक बार फिर उनकी पार्टी आगे रही और वो दूसरी बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी। भारतीय मूल के ब्रिटिश पत्रकार श्यामा भाटिया बताते हैं, एक बार बेनजीर भुट्टो मेरे साथ बैठी और कहा, श्याम भाई, मैं तुम्हें एक बहुत ही सीक्रेट बात बताना चाहती हूँ, जिसे मेरी जिंदा रहते कभी किसी को मत बताना। आगे उन्होंने कहा, लोग कहते हैं मेरे पिता जुल्फिकार अली भुट्टो न्यूक्लियर प्रोग्राम के पिता थे, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम की मां मैं हूँ, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की सरकार पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की टेक्नोलॉजी चाहते थे और उन सीक्रेट्स को सीडी में डालकर अपनी जेब में छिपाकर नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग चली गई थी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का यह तोहफा देखकर वहां की सरकार बहुत खुश हुई और उसके बदले में उन्होंने मुझे निडोंग मिसाइल की भेंट दी। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो बेनजीर खुद अपने जहाज में एक निडोंग मिसाइल को ही पाकिस्तान लेकर आई। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेनजीर भुट्टो कितनी ताकतवर राजनेता थी। मगर फिर उनकी मौत कैसे हुई? तो साल 1996 में जब बेनजीर भुट्टो की सरकार गिरी, तो इसके कुछ सालों बाद 1999 में आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। इसी वक्त उन्होंने भारत पर करगिल हमला किया था। इस दौरान बेनजीर फिर विदेश जा चुकी थी, लेकिन 2007 में एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान लौटकर प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया और यही फैसला जल्द ही उनके लिए जानलेवा बन गया। मगर उनकी हत्या कैसे हुई और उनमें कौन जिम्मेदार था, चलिए जानते हैं। 18 अक्टूबर 2007 की सुबह कराची की सड़क पर एक ऐतिहासिक नजारा था। 8 साल बाद पाकिस्तान लौट रही थी बेनजीर भुट्टो कराची एयरपोर्ट पहुंची। बाहर उनके स्वागत में 2 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। जैसे उनका विमान दुबई से उतरा, उन्होंने सबसे पहले कुरान को चूमा और कहा, घर आकर अच्छा लग रहा है। ये शब्द उन लाखों दिलों में उम्मीद की तरह गूंज उठे जो लोकतंत्र की बहाली का सपना देख रहे थे। फिर उनका काफिला एयरपोर्ट से निकल
चलकर कराची की गलियों से गुजरा। कहा जाता है कि भीड़ का आलम ऐसा कि 3 घंटे में उनका काफिला सिर्फ 100 मीटर ही बढ़ पाया। लोग नारे लगा रहे थे, वजीर आजम बेनजीर भुट्टो जिंदाबाद। उनके चारों तरफ सुरक्षा घेरे में बेनजीर जबांज नाम का संगठन तैनात था, जो अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाने आया था। लेकिन किसे पता था कि इस ऐतिहासिक वापसी का स्वागत खून में डूब जाएगा। रात के करीब 10:30 बजे अचानक 2 जबरदस्त धमाके हुए। पूरा कराची दहल गया। 139 लोग मौके पर मारे गए, जिसमें उनके सुरक्षा कर्मी और आम समर्थक भी शामिल थे। अगले दिन सुबह के अखबार में बेनजीर के इस खूनी इस्तकबाल से रंगे हुए थे, लेकिन यह धमाका भी उन्हें डरा न सका। उन्होंने साफ कहा, मैं मौत से डरकर पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। और अगले दिन चुनाव प्रचार में जुट गईं। उनकी रैलियां भीड़ उमड़ रही थीं। फिर आया 27 दिसंबर 2007 का वो दिन जब बेनजीर भुट्टो चुनाव प्रचार करने रावलपिंडी पहुंची। दरअसल 8 जनवरी 2008 को पाकिस्तान में आम चुनाव होने जा रहे थे। बेनजीर को पाकिस्तान लौटे 2 महीने हो गए थे। जान से मारने की धमकियों के बावजूद वो चुनाव प्रचार में धुआंधार तरीके से जुटी हुई थी और आज वो रावलपिंडी के लियाकत अली मैदान में भाषण देने वाली थी। इसके कुछ ही दूरी पर इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पर स्थित क्रॉल चौक पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की एक रैली चल रही थी। सेना का गढ़ रावलपिंडी लोकतांत्रिक राजनीतिक जमातों का अखाड़ा बन चुका था। शाम के करीब 4:30 बजे क्रॉल चौक पर ही चल रही PMLA की रैली पर गोलीबारी हो गई। 4 लोगों के मरने की खबर आई। लियाकत अली मैदान की सुरक्षा में तैनात कई जवान क्रॉल चौक भेजे गए ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। यहाँ बेनजीर ने चुनावी सभा को संबोधित किया। मंच पर उन्होंने जनता से कहा, मैं अपनी धरती की पुकार पर लौटी हूँ। भुट्टो जिंदा है और जिंदा रहेगा। लोग झूम उठे, झंडे लहराए, नारे गूंजे, बेनजीर वजीर आजम। यहाँ आप बेनजीर के आखिरी भाषण की दुर्लभ फुटेज देख सकते हैं। खैर, शाम के करीब 5:15 पर उनका काफिला सभा से निकलने लगा और भीड़ उन्हें घेर कर नारे लगा रही थी। बेनजीर ने अपने गाड़ी का सनरूफ खोला और नीले कुर्ते सफेद सलवार में हाथ हिलाकर अभिवादन करने लगी। लेकिन तभी अचानक गोलियों की आवाज आई। 3 गोलियां चली, जिनमें एक उनके गले में लगी। वो घायल होकर गाड़ी में गिर पड़ी। ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले उसने पाया कि सलवार कमीज पहने एक शख्स गाड़ी के सामने खड़ा था। ड्राइवर ने उसे दूर हटने के लिए कहा, तभी अचानक वो शख्स फट पड़ा। धमाके ने पूरी कार को अपनी जद में ले लिया। घायल बेनजीर को जल्द ही पास के रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया। इस समय शाम के 5:30 हो रहे थे। यहाँ उन्हें बचाने के सभी प्रयास नाकाफी साबित हुए। शाम 6:16 पर उनकी मौत की घोषणा कर दी गई। ये खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई। पाकिस्तान जलने लगा। लोग सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन हुए, आगजनी हुई, पूरे देश में मातम छा गया। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर बेनजीर भुट्टो को किसने मारा? क्या ये तालिबान का काम था, जिन्होंने उन्हें खुलेआम धमकी दी थी? क्या इसके पीछे अमेरिका पसंद नीतियों का विरोध करने वाले कट्टरपंथी थे, या फिर जैसा आरोप लगा उनके पति आसिफ अली जरदारी या जनरल मुशर्रफ जैसे सत्ता के खिलाड़ी इस साजिश में शामिल थे? तो बेनजीर की हत्या के करीब 10 साल तक कोर्ट केस चला और 31 अगस्त 2017 को इस मामले में फैसला आया। मामले की सुनवाई कर रही 8 जजों की बेंच वाली आतंक निरोधी अदालत ने मामले में पाकिस्तान के 2 पुलिस अधिकारी को आपराधिक लापरवाही बरतने का दोषी पाया। पूर्व पुलिस अधिकारी सऊद अजीज और खुर्रम शहजाद को 17 साल की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं इस मामले में गिरफ्तार किए गए 5 संदिग्ध एतजाज शाह, शेर जमा, हसनैन गुल, अब्दुल राशिद और रफाकत हुसैन को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। वहीं सुरक्षा में लापरवाही बरतने के मामले में पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ पर भी सवाल खड़े हुए और सबसे हैरानी की बात, कुछ सवाल बेनजीर भुट्टो के पति आसिफ अली जरदारी पर भी खड़े हुए, जो इस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, लेकिन उन्होंने इन इल्जामों को बेबुनियाद बताया। ऐसे में सवाल वही है कि बेनजीर भुट्टो की हत्या आखिर किसने करवाई? क्या उस मुल्क के शासक और राजनेता इस उभरती हुई महिला राजनेता की सफलता देख नहीं पाए? अब ये सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। तो
तो दोस्तों, अपनी सबसे ताकतवर महिला राजनेता के साथ पाकिस्तान की इस घिनौनी हरकत और बेनजीर भुट्टो की अनसुनी अनकही कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है इस वीडियो ने पाकिस्तान को लेकर आपकी आंखें खोल दी होंगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसे ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हिंद।